हम लोग आज चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अगले दिन इसका सारा जितना भी थ्योरी था वो पढ़ा दिए थे, ठीक ना। तो आज जो है आज 5.1 क्वेश्चन है। 5.1 कथा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ठीक है। कहता है कि ये जो नीचे क्वेश्चन है इसमें से आखिर एपी कौन सा एपी है और अगर है तो वो क्यों है, समझ में आया। कहता प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, समझ में आया। कहता है कि जब हम लोग प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया यानी कुछ नियत किराया है, उसके बाद का जो किराया है वो अलग किराया लगता है, अतिरिक्त किराया लगता है, इसीलिए उसको अतिरिक्त बोला जाता है। कहता है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, समझ में। प्रथम किलोमीटर का जो किराया वो 15 रुपया है। फिर कहता प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी पहला जब हम लोग किलोमीटर चलते हैं तो उसके लिए किराया फिक्स है 15 रुपया। उसके बाद जब चलते हैं यानी 15 किलोमीटर से जब ज्यादा चलते हैं तो फिर 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है, समझ में। तो ये कहता अगर एपी में है या नहीं है तो फिर क्यों है। चलिए हम लोग इसके लिए देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर। पहला नंबर का भी पहला नंबर। इसमें कहता है कि प्रथम किराया जो है वो निश्चित है। वो कितना निश्चित है? 15 रुपया। चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां प्रथम किलोमीटर है और इसका किराया जो है वो निश्चित है, कितना? 15 रुपया। अब इधर से हम एक्स्ट्रा जितना भी चलते हैं, समझ में, जितना भी एक्स्ट्रा चलते हैं उसका कितना किराया? 8 रुपया है इधर, ठीक है। जितना भी चलेंगे उसका 8 रुपया हिसाब से इधर एक्स्ट्रा किराया है। तब कहता है ये बोलो एपी में है या नहीं है, यही पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बोलो, लिखे यहाँ प्रथम किलोमीटर का दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है? प्रथम किलोमीटर का किराया, यही ना, और कुछ है? तो ये इसको हम क्या मानेंगे? प्रथम किलोमीटर का जो किराया दिया हुआ है इसको हम मान लेंगे कितना दिया हुआ है? 15 रुपया, ठीक ना, यही दिया हुआ है। इसको हम क्या मानेंगे बोलो? प्रथम किलोमीटर मान लेते हम जब कल बताए थे तुम लोगों को, जैसे 2 4 6 इस तरह का बताए थे। मान लेते ये एपी में है तो हम लोग इसका ये जो पहला है इसको क्या मानते हैं बोलो? A1 या ए, समझ में आया, यही ना। तो प्रथम किलोमीटर का किराया तो A1 यहाँ क्या हो जाएगा? 15, यही ना। अब बोलो, अब ये A1 हो गया 15, हमको आगे का निकालना है तो A2 निकालना होगा, यानी द्वितीय किलोमीटर के लिए। यानी इसके बाद जो चला इसका निकालना होगा, यानी द्वितीय किलोमीटर या उससे आगे के लिए। इसके लिए क्या करेंगे ये बोलो? इसके बाद प्रथम के बाद जब जाएगा ये आगे जाएगा, यानी ये आगे के लिए हो जाएगा, यानी द्वितीय किलोमीटर दूसरे के लिए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर A1 तो ये क्या होगा? A2 होगा, समझ में आया। तो इसको लिखेंगे A2। A2 कितना है बोलो? 15। देखो A2 ये तो लगेगा ही लगेगा, यहां से यहां तक प्रथम किलोमीटर का जो वो तो लगेगा। इसके बाद अतिरिक्त कितना लगेगा? 8 रुपया। तो यहाँ A प्लस ये कितना हो गया? 23, यानी A2 मेरा 23 हो गया। अब फिर आगे क्या करना होगा बोलो? जब मेरा अब तृतीय किलोमीटर के लिए भी अगर हम निकालेंगे तो बोलो क्या करना होगा बोलो? A मेरा, क्योंकि 15 के बाद अतिरिक्त जितना भी आगे चलेंगे उतना 8 रुपया बढ़ते जाएगा, समझ में। तो फिर क्या करेंगे? A1 15 हो गया तो A2 15 प्लस 8। तो अब क्या करेंगे? A3 के लिए 23 प्लस
8 ये ना, ये यहां से यहां तक का मेरा किराया हो गया, यहां तक का, ठीक ना, 23 रुपया। ठीक, अगर आगे चलेंगे यानी यहाँ ये, ठीक, आगे चलेंगे तो फिर 8 रुपया जुटेगा, A3 इसलिए 23 प्लस 8 कितना हो गया 31, A3 हो गया। अब हमको यानी AP में है या नहीं है, ये क्यों है, इसके लिए क्या करना होगा बोलो, A1 A2 A3 निकल गया, इसके लिए आगे क्या निकालना होगा बोलो, यानी अब हमको इसमें ये देखना होगा कि ये जो अंतर है 15 23 और 31 का, इसका अंतर हमको देखना होगा कि इसमें समान अंतर है कि अलग अलग अंतर है, यही ना। चलो इसके लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं, यही ना। चलो डी के लिए हमको पता है A2 माइनस A2 कितना है 23, A1 कितना है, कितना का अंतर है 8। अब एक बार निकाल लिए D1 निकाल लिए, क्या इससे पता चल जाएगा कि ये अंतर समान है, फिर क्या निकालना पड़ेगा D2 निकालना होगा, बोल सकता है कोई दिक्कत नहीं निकालना। चलो D2 के लिए हम क्या जानते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 31 और A2 23, 8, समझ में आया। अब देखो चाहे तो हम D3 भी निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 15 में हम 8 अतिरिक्त किलो के लिए जोड़ रहे हैं तो फिर अंतर भी उतना ही निकलेगा, इसीलिए D1 कितना आया 8 और D2 भी 8 आया, यानी दोनों समान है। तो इसको क्या कहेंगे बोलो, कहेंगे चूंकि सर्वांतर समान है, ठीक, सर्वांतर समान है, इसलिए यह एपी में है, ये ना एपी में है, एपी में है, या फिर बोलो कि ये समांतर श्रेणी है, बात एक ही है, समझ में आया। चलो ये पहला यही है, पहला चलो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सुनिए। अगला क्वेश्चन है, कहता किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, ठीक ना। अब इसको कहता एपी है या नहीं है देखने के लिए कहता एक बेलन है, कैसा बेलन है बोलो, सिलेंडर के आकार का बेलन, समझ में आया, यानी गुब्बारा के तरह। कहता उपस्थित इसमें जो हवा उपस्थित है, ठीक है, इसकी मात्रा जो जबकि क्या करता है वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 यानी जितना इसमें हवा है उसका 1/4 भाग निकाल देता है, ठीक। कहता हवा बाहर निकाल देता है, तब इसका एपी में है यानी ये देखना है। 1/4 हवा निकाल देता है, इसका क्या मतलब होता है, यानी जो पूरे ये इस सिलेंडर के आकार का जो बेलन है इसमें जितना भी हवा है टोटल का 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 का यानी इसका मतलब होता है कि चौथा पूरे इसमें यानी 4 भाग, यही ना, पूरे 4 भाग इसमें हवा 1 2 3 4, इसमें से कहता कि एक बार वो जो है ना एक भाग निकाल देता है, चारों भाग में से एक भाग निकाल देता है, समझ में, ये इस तरह का काम करता है। तब शेष भाग का भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन के उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता, प्रत्येक बार 1/4 भाग निकालता है, ठीक। चलिए देखते हैं ये एपी में है कि नहीं। पहले ये 1 नंबर का क्या नंबर है, 1 नंबर का दूसरा, पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा। इसमें ये है हवा निकालने वाला, वॉल्पिन बोलो या नोजल बोलो, ठीक, ये हवा निकालने वाला। हम इसमें मान लेते हैं
माना बेलन में हवा की मात्रा कितना है बोलो। हवा की मात्रा जो है वो 1 है पूरा पूरा, ठीक। अब जो है यानी ये 1 जो है इसका क्या मतलब हुआ A1, ठीक ना। पूरे मान लेते हैं इसमें 1 हवा यानी ठीक, तो वो प्रत्येक बार 1/4 भाग निकालता है। ये हो गया A1 हो गया। अब फिर क्या कहता है, प्रश्न कहता है यानी प्रश्नानुसार निकाला कितना 1/4, है ना। जो हवा निकाला वो 1/4 भाग निकाल दिया, तो मेरा A2 क्या हो जाएगा बोलो। A2 यानी पूरे हवा कितना है इसमें बोलो, पूरे हवा कितना है एक। हम क्या माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। इस बेलन में जो हवा है पूरे वो 1 है, समझ में आया। ये 1 हवा मान लिए, हम x भी मान सकते थे लेकिन हम यहाँ 1 माने, ठीक ना। तब जो है ये 1 में 1/4 निकाल देता है यानी ये घट जाएगा, यही ना। पूरा हवा 1 है, उसमें से 1/4 भाग निकाल देता है यानी 1 घटा 1/4, यही होगा। उसके बाद इसको जो है सरल कर देंगे, नहीं कुछ तो यहाँ भी 1 हम दे सकते हैं। अब ये क्या हो गया, भिन्न का घटा हो गया, नीचे 1 दिए। अब देखो 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 से भाग दो 4 में 4, 4 गुना 1 4 माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 गुना 1 1 यानी 3/4, समझ में। यानी A2 जो हो गया मेरा ये हो गया, यानी ये हवा इसमें बचा, समझ में। पूरा भाग 1 था हवा का, उसमें से ये 1/4 निकालता है, तो इसमें से घटा के मेरा बाकी यही हवा बचा, ठीक। अब आगे क्या करेंगे बोलो, आगे देखो, अब जो हवा निकाला वो कितना, फिर 1/4, समझ में आया। अब 1/4 हवा निकाला वो किसमें, इसमें से, समझ में आया। इसको गुना कर देंगे 3/4, समझ में आया। जो बाकी हवा निकला उसमें से ये भी 1/4 निकलेगा, तो ये भी टूट जाएगा निकलने वाले में से, तो इसको करेंगे ये हो जाएगा 3/16, समझ में आया। ये ही हवा उसमें निकला, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या होगा, ये हवा निकलेगा, ठीक। अब जो है अगला A3 के लिए पूरा बचा इसमें 3/4, हवा निकला है 3 कितना बोलो 3/16, 3/16 घटा दो, ठीक। अब क्या हुआ, ये भी भिन्न का घटा हो गया, बस भिन्न का घटा करो इसको, इस 4 और 16 का लघुत्तम 16, 4 से भाग दो 16 में कितना होगा 4, 4 गुना 3 माइनस है -2, 16 में 16 से भाग देंगे 1, 1 गुना 3 हो जाएगा 4 तिया 12 और 3/16, क्या हो जाएगा 9/16। ये क्या हो गया A3 मेरा हो गया 9/16, ठीक। अब मेरा A1 A2 A3 निकल चुका, अब आगे क्या करेंगे बताओ। अब हमको D निकालना है, समझ में आया। अब ये चेक करने के लिए जो ये इसमें अंतर है यानी मेरा जो AP बना, अब AP क्या हो गया, अगर हम इसको AP में लिखना चाहें तो क्या हो गया ये AP बोलो। हमारा A1 कितना है 1, A2 कितना है बोलो, A2 है मेरा 3/4, 3/4, A3 कितना हो गया 9/16। ये
अब हमको इसमें ये चेक करना होगा कि इसका जो अंतर है यानी सर्वांतर चेक करना होगा। इसमें अंतर जो ये एपी मेरा बन रहा है, सीरीज मेरा बन रहा है, इसमें अंतर समान है असमान है, समझ में आया? ये चेक करने के लिए क्या नहीं है, डी निकालना होगा, D1 D2 D3। तो चलो D1 के लिए क्या है सूत्र, बोलो A2 माइनस, यही है ना? चलो A2 क्या है यार, बोलो A2 क्या है? A2 है 3/4 माइनस A1 क्या है? A1 है 1। इसको कैलकुलेशन, फिर वही 1 और 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 गुना 3, 3 माइनस 1 से भाग देंगे 4 में 4, 4 गुना 1 4, 3 माइनस 4 यानी -1/4, यही ना? अगला ये हो गया मेरा D1। अब D2 के लिए क्या करेंगे बोलो, A3 माइनस A2। A3 कितना है 9/16, 9/16। अब जो है ये A3 A2 कितना है 3/16, 16 का लघुत्तम 16, 16 से 16 में भाग देंगे 1, 1 गुना 9 9 माइनस 16 से 16 में भाग देंगे 1, 1 गुना 3 3, ठीक है? क्या हो जाएगा 9 में 3 घटाएंगे 6/16, कटेगा कटा दो, 2 दूनी 4, नहीं भी कटाएंगे तो चलेगा, रहने दो ऐसे अभी फिलहाल, कटा देना है, कितना आएगा 6/16, कटा दो तो 2 तिया 6, 2 8 16 और नहीं कटेगा 3/8 हो गया मेरा D2 हो गया। और आगे भी निकालना है, वो आ रहा है मेरा -1/4 और ये आ रहा है 3/8। बोलो दोनों समान है कि अंतर है? अंतर है। बोलो क्या सर्वांतर है? नहीं। समझ में आया? ये सर्वांतर नहीं है। यहां भी माइनस आएगा क्या, A3 कितना है मेरा 9/16, A2 कितना है A2 है 3/4, तो इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक? यानी ऐसे भी समान नहीं है, ये मेरा D1 है और ये D2 है। बोलो दोनों देखो कहीं से समान लग रहा है, D2 ये है 3/8 और माइनस वो 1/4 माइनस 3/8 दोनों बराबर है नहीं है? इसका मतलब लिखेंगे अतः D1 बराबर नहीं है D2। समझ में? जब यानी दोनों में अंतर ही समान नहीं है तो ये सर्वांतर होगा, यानी समान अंतर होगा नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। या सीधा सीधी भी लिख सकता है AP में नहीं है। ठीक, समझ में आया? ये तो बोलो कैसे समझा देंगे जी। देख लो यहाँ A3 माइनस A2, A3 कितना है 9/16, ठीक? और A2 कितना है A2 3/4, हम यहाँ क्या लिखे 3/16, तुम लोग ध्यान नहीं देती है। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, वही तो हम देख रहे थे, 4 और 16 का लघुत्तम तो होगा 16 ही, लेकिन ये 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 4 से भाग देंगे 16 में, क्या हो जाएगा 4 4 16, 4 होगा 4 गुना 3 यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक ना? अब 9 12 में 9 घटा देंगे कितना होगा -3/16। हालांकि ये भी दोनों बराबर नहीं है इसलिए, लेकिन वहां वो गलत था, D2 मेरा हो गया -3/16, ये सही है। चलो छाप लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो क्वेश्चन समझो, कहता है क्वेश्चन है, कहता प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, ठीक ना, एक खुदाई करता है, कहता प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कुआं खोदने में जो खर्च होता है वो पैसा जो लगा है आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, ठीक है?
कहता है जब प्रथम मीटर यानी 1 मीटर खोदता है तो वो 150 रुपया लगता है। उसके बाद और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, समझ में आया। जब बाद में फिर खोदता है तो उसमें और 50 रुपया लग जाता है, ठीक ना। तब कहता है कि बताइए कि ये जो है सर्वांतर है यानी एपी में है या नहीं है, समझ में आया। तो चलिए निकाल के देखते हैं। सवाल पहले समझा, एक कुआं खोदता है यानी खुदाई कर रहा है, जिसका मतलब होगा कुआं है या गड्ढा है। जब 1 मीटर पहले गड्ढा खोदता है तो उसका लागत लग जाता है उसको 150 रुपया, समझ में। जब 1 मीटर के पास आगे बढ़ता है 1 मीटर के बाद तो उसको एक्स्ट्रा भी और लग जाता है 50 रुपया खर्च, क्योंकि जब गहराई धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसमें मतलब उसको ढोने में भी समय लग जाएगा, लेबर ज्यादा पड़ेगा, समझ में आया। इसीलिए उसका खर्चा बढ़ते जाता, प्रत्येक 1-1 मीटर पे खर्च बढ़ते जाता 50-50 रुपया, समझ में। तो ये देखते हैं सर्वांतर में है कि नहीं। ये है 1 नंबर का तीसरा। पहले गड्ढा बना लेते हैं। मान लेते हैं यही है गड्ढा। ये हम पीछे से ही मानते हैं कि इधरे से खोदवा देते हैं इसको कुआं। यहाँ से मान लेते हैं ये 1 मीटर है, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ जब वो खोदना शुरू करता है जिसका लागत कितना पड़ जाता है उसको 150 रुपया पड़ जाता है। और ये है दूसरा मीटर, जब यहाँ से यहाँ करता है तब उसको इसमें 50 रुपया और, यानी ये 150 तो रहता है, ये फिर 50 रुपया लग जाता है, ठीक है। बोलो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया इसमें 200 रुपया हो गया। अब फिर यहाँ से यहाँ जब अगला मीटर पे जाता है तो और 50 रुपया उसको बढ़ जाता है, यानी 200 प्लस 50 यानी 250, यही ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा तब A1 A2 और ये A3 हो जाएगा। चलो हम लिखते हैं इसको, लिखेंगे ये दिया हुआ है, क्या है दिया है, ठीक। क्या दिया हुआ है कि प्रथम मीटर का लागत कितना है बोलो 100, यानी ये प्रथम मीटर का जो लागत है ये A1 हो जाएगा, ठीक ना, यानी 150 है, ठीक। फिर जो है अब दूसरे लिखेंगे, यानी दूसरे मीटर के लिए मीटर की लागत यानी A2 हो जाएगा। ये कितना होगा 150 प्लस 50 यानी 200 रुपया, यही ना। फिर तीसरे मीटर के लिए की लागत यानी A3 कितना है 200 प्लस 50 बराबर 250। अब सर्वांतर निकालना होगा यानी D, ठीक, यानी D1 निकालते हैं। क्या होगा इसके लिए A2 माइनस A1, ठीक ना। A2 माइनस A1, A1 कितना है बोलो A2 200 रुपया, A1 कितना है 150, कितना का अंतर हो गया 50 का। D2 निकालते हैं A3 माइनस A1, ठीक। A3 कितना है 250 रुपया और A1 कितना है D3 माइनस D2 200 रुपया, यानी कितना हो गया 50 रुपया।
चलो हम यहाँ देख रहे हैं कि A1 D1 निकला मेरा 50 रुपया, D2 भी निकला 50 रुपया, यानी अंतर क्या है, समान है, ठीक है, समान अंतर है, तो इसके लिए क्या होगा बोलो, लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान है अतः एपी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, 1 नंबर का 4 नंबर है, कहता खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। समझ में आया? कहता एक खाता है जिसमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है, समझ में आया? मूलधन नहीं, मिश्र धन। मिश्र धन का क्या मतलब होता है बोलो? मिश्र धन का मतलब होता है यानी जो भी राशि है वो राशि और उसका ब्याज दोनों मिला दिया जाए, यानी समझे ना। मान लेते हैं अगर 100 रुपया है, समझ में आया? 100 रुपया है या 1000 रुपया है, इसमें मान लेते हैं प्रत्येक साल 50 रुपया ब्याज हो रहा है, ठीक। कुछ 5% से है, 10% जो भी रहे, 50 रुपया इसका प्रत्येक माह ब्याज होता है। तो ये ब्याज भी जब इसमें ऐड कर देंगे, ठीक ना, कितना हो जाएगा बोलो? 1050 रुपया। यही हो गया मिश्र धन। समझ में आया? ये मिश्र धन इसको बोलते हैं, यानी मिला हुआ धन। कौन सा? सूद और ब्याज और मूल रुपया, ठीक है, इसी को मिश्र धन बोलते हैं। तो वही कहा कि मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। समझ में आया? तो कहा था कि ये क्या इसका इस एपी में है या नहीं, ठीक। सबसे पहले क्या करता है कि खाते में जो राशि जमा हुआ पहले, यानी देखो पहला वर्ष के का सबसे पहले क्या है बोलो? पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि कितना है बोलो? यानी ये A1 हो जाएगा मेरा पहले वर्ष की राशि, यानी इसको हम A1 बोल सकते हैं। कितना है बोलो? 10,000, यही ना? यही ना है? 10,000 है। अब इसका दर कितना है बोलो? ब्याज का दर है जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, 8%, ठीक। अब 8%, ये मूल रुपया है मेरा 10,000 रुपया और इस पे ब्याज है 8%। चलिए इसका ब्याज हम लोग देखते हैं, लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज के लिए क्या सूत्र है बोलो? मूलधन गुना दर गुना समय बटे कितना? 100। यही ना होता है ब्याज निकालने का फॉर्मूला, ठीक ना। इस पे अब हमको क्या करना है, इसका जो भी दर वगैरह है इस पे बैठा देना है। मूलधन कितना है बोलो? 10,000 रुपया है, यही ना, गुना दर है 8%। समय एक साल के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं। फर्स्ट साल तो दिए ही हैं, ठीक है। जैसे 1 साल लगेगा तो पूरा 1 साल का हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। ये 2 0 कट जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ क्या बचेगा?
100 गुना 8 गुना 1 का तो कोई मान्य नहीं, ये हो गया 800 रुपया। ये ना हुआ, पहले साल का क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। अब मिश्र धन खाता है, इसको क्या करना होगा, ब्याज में जोड़ना होगा, यानी दूसरे वर्ष का राशि। दूसरे वर्ष का राशि यानी मेरा ये A2 हो जाएगा, कितना होगा बोलो, 10,000 रुपया प्लस 800, यानी यही ना हो जाएगा टोटल, बोलो 10,800 रुपया हो जाएगा दूसरे साल के लिए। अब इस पे भी ब्याज चलेगा, चलेगा कि नहीं, इस पे भी ब्याज चलेगा, तो फिर हमको यही निकालना होगा, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। अब अगला जो चलेगा वो किसके लिए बोलो, अब तीसरे वर्ष, अगला तो तीसरे वर्ष के लिए चलेगा, लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या है, यही ना हो जाएगा, इसके लिए मूलधन तीसरे वर्ष के लिए, तो लिखेंगे मूलधन यानी 10,800 गुना दर भाई 8%। समय क्या होगा बोलो, 1 साल की 3 साल, 1 की 3, बोलो एक ही साल के लिए हम ये कर रहे हैं, उधर तो 2 साल हम निकाल चुके हैं, ठीक ना, 1 साल के लिए 1 साल का निकाल, ये 2 शून्य 2 शून्य खत्म। अब बच गया यहाँ 108 गुना 8, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 गुना 0 0 0 जोड़ 6 6, 8 गुना 1 8, 864 रुपया क्या हो गया मेरा, तीसरे साल का ब्याज हो गया, समझ में आया। अब तीसरे वर्ष का राशि टोटल, तीसरे वर्ष का राशि यानी A3 कितना हो गया बोलो, ये और ये दोनों जोड़ दो, यानी दूसरे वर्ष का राशि और तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे, प्लस 864 64, 8 8 16 के 6 हाथ में 1 और 1 के 1 को 1 के 1 को 11,600 क्या है, 11,664 रुपया हो गया मेरा तीसरे वर्ष का राशि। अब इसके लिए क्या निकालेंगे, अब मेरा A1 A2 A3 निकल गया। अब हमको D चेक करना होगा कि यानी इसका जो अंतर है वो समान है कि नहीं, AP के लिए अंतर समान होना चाहिए, चलो D चेक करेंगे, यानी समांतर निकालेंगे। D1 इसके लिए A2 माइनस A1, A2 है 10,800 माइनस A1, A1 कितना है, A1 है मेरा 10,000, क्या हो गया अंतर बोलो, 10,000 में ये ना 800 अंतर हो गया इसका। D2 के लिए A3 माइनस A2, A3 कितना हो गया 11,664 माइनस A2 हो गया 10,800, बोलो कितना का अंतर है, घटा के देखो इसको, सोलह में 8 8 बचा 0 0 के 0, 864 हो गया ये, ठीक। ये देखो ये 800 हो गया और ये 864, यानी D1 मेरा निकला 800 और D2 मेरा निकल गया 864। बोलो क्या ये समांतर यानी जो अंतर निकला ये समान है, नहीं, ठीक ना, लिखेंगे अतः
D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए क्या हो जाएगा, बोलो, AP नहीं है। AP मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, ठीक ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में ये जो है ये नहीं है।